हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर 2025 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसी मॉडल पेपर के खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। जिन बच्चों ने उन्हें नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा, वो जाकर पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें। चलिए देखते हैं खंड बा के पहले प्रश्न के पहले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है? वृत्त चित्र हमें नहीं दिया गया, तो हम सबसे पहले इसका चित्र निर्धारित करें, चित्र को बनाएं। तो क्या कह रहा है? वृत्त। तो एक वृत्त को निरूपित करें। चलिए देख लीजिए, एक वृत्त, मानिए ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी वृत्त का व्यास है और केंद्र जिसका ओ है, ये ए बी हो गया। और इसकी स्पर्श रेखा पी क्यू और आर एस वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न में यह देखना होगा कि हमें सिद्ध क्या करना है। इस प्रश्न को समझकर हमें यह निकालना होगा कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है क्या लेकर आना होगा हमें कि पी क्यू स्पर्श रेखा को समांतर सिद्ध करना है। तो स्पर्श रेखा कौन सी है चित्र में? पी क्यू और आर एस। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस। बस देखिए, यहां पर सिद्ध करने के लिए हमें कथन के रूप में दिए जाते हैं। इसी कथन को हमें समझकर क्या करना है? चित्र के हिसाब से लिखना है। तो हमें चित्र में क्या लेकर आना होगा? पी क्यू समांतर आर एस। तो हमें ये चीज सिद्ध करना है। दिया क्या है? दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे दिया है, सेकेंड स्टेप पर दिया है। तो दिया है, क्या दिया गया है कि वृत्त का कोई व्यास है और उस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई, उनके सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो ये वृत्त हमने लिया, तो उसी को लिख दे। ओ केंद्र वाला है, ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास, वृत्त के व्यास ए बी, वृत्त का व्यास क्या है? ए बी के सिरों पर, ए बी के सिरों पर खींची गई, खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस है, पी क्यू और आर एस है। अब देखिए ये चीज हमें दिया गया है। अब हम सवाल को स्टार्ट करें। उत्पत्ति, ये तो हमें दिया गया था कि एक वृत्त है जिसके व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींची गई। तो वृत्त कौन सा? ओ केंद्र वाला है। और व्यास कौन सा है? ए बी व्यास है हमारा। और इसके सिरों पर खींची गई, व्यास के दोनों सिरे ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी है? पी क्यू और आर एस है। इतना हमें दिया गया है। उत्पत्ति, अब हम इस प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या निर्धारित करते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि ओ ए
या OB, यहां से देख लें तो OB लंब है किस पर, RS पर, तो हम ये चीज ले लें, OB लंब है RS पर, OB लंब RS। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, तो केंद्र O है, O से परिधि को मिला रही है, इसलिए रेखा OB क्या होगी, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या से स्पर्श रेखा को मिला, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसी कारण OB लंब है RS पर, ये लिखा गया है। तो इसलिए अब जब ये लंब है तो इसलिए क्या निर्धारित होता है कि ये कोण, अर्थात इसके दोनों तरफ बनने वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का, तो अर्थात OB कोण RBO, कोण RBO इक्वल 90 अंश। हमने क्या कहा, RS पर लंब है तो इसलिए RS पर बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, किसके द्वारा, OB द्वारा। तो RBO, ये OB के द्वारा कौन सा कोण बन रहा है, RBO, तो RBO कितने अंश का होगा, 90 अंश का। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक। अब इसी प्रकार हम ध्यान दें तो एक पॉइंट इधर भी बन रहा है, केंद्र O से परिधि A तक गई है रेखा, ठीक। तो OA के द्वारा क्या बन रहा है, PQ, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, ये हमें पहले से ही स्पष्ट है, दिया है ये चीज की, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो OA लंब होगी किस पर, PQ पर, तो इसलिए OA लंब किस पर, PQ, OA लंब PQ, क्योंकि ये भी क्या है, PQ स्पर्श रेखा, और OA क्या है, त्रिज्या, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप पर देखा था। तो इसीलिए इसी प्रकार तो हमें ये लाइन अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा है, और दोनों क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, कौन सा कोण बन रहा है, OA के द्वारा, किस पर, PQ पर, तो PQ पर कौन सा कोण बन रहा है, PAO, तो कोण PAO इक्वल 90 अंश, ये भी हो जाएगा हमारा कितने अंश का, 90 अंश का। ये हो गया समीकरण 2। हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, RBO प्लस कोण PAO इक्वल, दूसरा पक्ष क्या है, 90 प्लस 90। कभी भी अगर हम समीकरणों को जोड़ते हैं, किसी भी समीकरण को हम जोड़ते हैं, तो उसका बायां पक्ष बाएं पक्ष के साथ जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ जाएगा। तो इसलिए RBO प्लस कोण PAO दोनों का प्लस किसके बराबर है, इसका दायां पक्ष 90 प्लस 90। तो हम क्या देख रहे हैं, कोण RBO प्लस कोण PAO इक्वल 180 अंश। अब हम जानते हैं, चूंकि क्या स्पष्ट हो रहा है, हम जान रहे हैं चूंकि क्या होता है कि जब किन्हीं दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एक ओर स्थित अंतःकोणों का योगफल यदि संपूरक हो तो वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेखा PQ और RS को विभाजित करने वाली रेखा AB के एक ही ओर स्थित कोणों का योगफल संपूरक है, या ऐसे ले लो, क्योंकि एक ही ओर स्थित अंतःकोण
अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग संपूरक है, अंतःकोणों का योग संपूरक है। अतः अतः क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा चीज क्या होता है जब योगफल संपूरक होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो अतः PQ समांतर RS, अतः PQ समांतर RS, इट प्रूव, क्योंकि हमें ये सिद्ध भी करना था। ठीक, हमारा क्या हो गया, PQ समांतर RS। क्या कारण है, क्योंकि एक ही ओर स्थित इन दोनों रेखाओं के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योगफल संपूरक है, तो अतः रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, क्योंकि अब ये रेखाएं किसी भी बिंदु पर मिल नहीं सकती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक, अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमने पिछले वीडियो में सिद्ध कराया था, जाकर देख लीजिएगा वास्तविक संख्या में। ठीक, वास्तविक संख्या के पार्ट नंबर 3 में। चलिए देखते हैं गा नंबर को, क्योंकि एक बार सिद्ध कराया गया तो दोबारा नहीं करा रहे हैं। ठीक, गा नंबर को देखिए, पहले के गा, क्वेश्चन गा, खा वाला जाकर पार्ट नंबर 3 में देख लीजिएगा। गा वाला क्या कह रहा है, ए और बी, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरणों, निम्न रैखिक समीकरणों, रैखिक समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरणों के युग्म का अनंत हल हो, युग्म का अनंत हल है। अनंत हल है। समीकरण क्या है देखिए, ए समीकरण देखिए पहले, 3x माइनस a+1 इंटू वाई, a+1 इंटू वाई इक्वल 2b-1 तथा 5x प्लस 1 - 2a इंटू वाई इक्वल 3b। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान हमें समीकरणों में क्या दिखाई दे रहे हैं, ए और बी की दिखाई दे रहे हैं। तो ए और बी का मान ज्ञात करना, जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का अनंत हल हो, इन समीकरणों का क्या हो, अनंत हल हो जाए, ऐसा ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले समीकरण क्या दिए गए हैं नोट कर लें एक बार, क्योंकि थ्री एक्स माइनस a+1 इंटू वाई इक्वल 2b-1, पहला समीकरण ये है। ठीक, इसे कहते हैं समीकरण 1 तथा दूसरा समीकरण जो है हमारा, समीकरण दूसरा क्या है, 5x प्लस 1 - 2a
इंटू वाई इक्वल 3b। ये हो गया हमारा समीकरण 2। करना क्या है, कह रहा है कि इन समीकरणों का अनंत हल हो, समीकरणों का अनंत हल हो। तो सबसे पहले हम चूंकि समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा समीकरण दो की a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर हम क्या कर लेंगे, समीकरणों की इस समीकरण युग्म से इन समीकरणों की इस समीकरण से हम क्या करेंगे, तुलना। a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से हम तुलना कर लें। तो चलिए देखते हैं, समीकरण एक की तुलना करेंगे तो a1 इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, a1 इक्वल 3 और b1 इक्वल क्या मिलेगा, तो b1 इक्वल क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या गया माइनस, तो माइनस a प्लस 1, ठीक। और ऐसे ही c1 इक्वल, अब देखिए c1 हमारा क्या है, इस तरफ है और प्लस में, लेकिन ये इस तरफ है, तो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही समीकरण को अगर हम ऐसे लिखते हैं, इम्प्लाइड दैट समीकरण को हम आगे बढ़ा लें तो क्या हो जाता है 3x माइनस a प्लस 1 इंटू वाई, और इस 2b माइनस 1 को इधर लाया है तो ये प्लस में है पूरा, आकर माइनस में हो जाएगा 2b माइनस 1, ठीक। अगर इसको हम पूरा ऐसे करें तो ये क्या है प्लस में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इक्वल 0। किस समीकरण के रूप की तरह कर ले रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, क्योंकि इसके दूसरे पक्ष में शून्य है तो दूसरे पक्ष में हमें शून्य ही लाना होगा, तो इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, पक्षांतर कर लें और ये हो जाए समीकरण 1। ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, तो अगर इसको भी हम व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x और ये प्लस 1 माइनस 2a इंटू वाई, और इस 3b को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस 3b और इक्वल में क्या आएगा 0। ये हो गया समीकरण 2। अब हम तुलना करेंगे तो b1 इक्वल क्या हो गया माइनस 2b माइनस 1 और c1 इक्वल क्या हो जाए, तो c1 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2b माइनस 1, ठीक, माइनस 1 दिया गया। तथा दूसरा आप देखें a2 इक्वल, तो a2 के स्थान पर क्या है x का गुणांक, a2 क्या हमारा समीकरण 2 में x का गुणांक, ऐसे तुलना करना है। ये चीज ध्यान देना है कि a2 मतलब क्या है, तो a2 x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है 5, तो ये 5 हो गया कामा। अब यहाँ पर भी जैसे हम b1 की तुलना कैसे किए थे तो उसी प्रकार से b2 की भी तुलना कर लें। b2 इक्वल क्या हो जाएगा, b2 किसका गुणांक है y का, तो y का गुणांक क्या हमारा 1 माइनस 2a, तो 1 माइनस 2a क्या हो जाएगा हमारा b2 इक्वल। तथा c2 इक्वल, तो c2 क्या हमारा अचर पद है, तो अचर पद यहाँ पर क्या है 3b, तो इसलिए c2 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 3b, ठीक। अब देखिए आगे इस प्रश्न को बढ़ाएं। अब क्या कह रहा था, हमने समीकरण की तुलना कर ली a1 a2 से, और इसने क्या कहा है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का अनंत हल। तो चूंकि समीकरणों के अनंत हल के लिए, समीकरणों के अनंत हल के लिए, समीकरणों के अनंत हल के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपान a2 इक्वल v1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। समीकरणों के अनंत हल के लिए a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 हो तो हमारे समीकरण के अनंत हल होंगे। तो इसलिए हम भी ये चीज लिख ले, a1 क्या हमारा a1 इक्वल हमारे पास 3
अपान ए टू क्या है 5, तो 3/5 होना चाहिए बराबर किसके, माइनस ए प्लस 1 अपान किसके 1 माइनस 2a, ये इसके बराबर होना चाहिए और इक्वल फिर क्या होना चाहिए हमारे पास C1/C2 अर्थात माइनस 2b माइनस 1 और अपान 3b। जब ये तीनों पक्ष आपस में बराबर होंगे तभी समीकरण के अनेकों हल होंगे। तो इसके लिए हम a और b का मान ज्ञात कर लें, तो हम क्या करेंगे, समीकरण के प्रथम दो पक्षों को लेने पर समीकरणों के प्रथम दो पक्षों से दो पक्षों से तो दो पक्ष कौन कौन से हैं, 3/5 इक्वल माइनस ए प्लस 1 और अपान 1 माइनस 2a। ठीक, अब अगर इसी चीज को हम इधर देख ले थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहां पर देख ले, देखिए यहां पर 3/5 तो 5 का हम इनका 3 गुणा करा दें अर्थात 1 माइनस 2 को हम इधर भेजेंगे तो 1 माइनस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर भाग है तो दूसरे पक्ष में आकर गुणा हो जाएगा, तो गुणा करा दें अर्थात इम्प्लाइड दैट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 का गुणा किसके साथ होगा 3 के साथ, तो 3 का गुणा 1 माइनस 2a। ठीक, और इक्वल माइनस ए प्लस 1, क्या हमारे पास माइनस ए प्लस 1, तो माइनस ए प्लस 1 में किसका गुणा हो जाएगा 5 का, तो गुणे 5। ठीक, अब देखिए इधर का 1 माइनस 2a 3 के साथ हो गया और 5 का गुणा माइनस ए प्लस 1 के साथ, इंप्लाइड दैट गुणा कर लें 3 इक्कन 3 माइनस 3 दूना 6 से 6 माइनस ए का गुणा 5 के साथ अर्थात माइनस 5a और माइनस और प्लस का गुणा माइनस और 5 कम 5। ठीक, इंप्लाइड दैट आगे हम देखें इसी चीज को, तो हम ए वाले पदों को एक साथ कर लें अर्थात 5 को इधर ले आए तो इधर पहले से माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा माइनस 6 से 3 को हम उधर भेज देंगे और 5a को लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5a इक्वल माइनस 3 को उधर भेज दें तो इधर पहले से कौन उपस्थित -5 और 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो इस प्रकार से 6a में से 5a निकल जाएगा तो क्या बचा -a, क्योंकि 6 में से 5 गए 1 और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या है माइनस में तो माइनस, और इक्वल यहाँ पर -5 -3 के साथ ऐड हो रहा है तो देखिए दोनों के चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएगा और 5 और 3 जुड़कर क्या हो जाएगा 8 और चिन्ह माइनस का तो -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल हमारे पास क्या आ गया 8, a का मान क्या आ गया 8। ठीक, अब a का मान प्राप्त हो गया हमें, तो अब a के मान से हम प्रथम लास्ट दो पक्षों को ले ले, तो समीकरण के अंतिम दो पक्षों से समीकरण के अंतिम दो पक्षों से तो अंतिम दो पक्ष क्या क्या है -a प्लस 1 अपान 1 माइनस 2a इक्वल -2b -1 और अपान 3b। अब यहाँ पर हम a का मान रख दें तो a का मान हमें क्या दिया गया है माइनस a का मान रखें, a का मान क्या है 8 प्राप्त हुआ है तो -8 प्लस 1 और अपान 1 माइनस 2a। ठीक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों पक्षों में माइनस है तो माइनस से माइनस को खत्म कर दें तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा और इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पर भी -a का मान रख दे तो 2 गुणे
8, ठीक। फिर 2b और प्लस माइनस 1 और अपान क्या है 3b, ठीक। अब क्या हो जाएगा इम्प्लाइड डेट 8 1 9 और अपान 1 माइनस 2 8 16 और इक्वल 2b माइनस 1 अपान 3b, ठीक। देखिए अब आगे क्या हो जाएगा 3b को हम इधर भेज दें या फिर 16 में से 1 गए तो माइनस 15, ऐसा भी कर सकते हैं इम्प्लाइड डेट। तो क्या हो जाएगा 9 बटे 16 में से 1 गए माइनस 15, ठीक। 16 में से 1 गए माइनस 15 और इक्वल क्या है 2b माइनस 1 और अपान 3b, ठीक। इम्प्लाइड डेट अब क्या हो जाएगा देखिए थोड़ा सा ऊपर देखना होगा, यहाँ से जगह कम पड़ रहा है जी। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इस तरह, इधर का नोट ही कर लिए होंगे सभी लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास क्या बचा है, तो क्या बचा है यहाँ पर देखिए 9 बटे माइनस 15 और फिर इक्वल 2b माइनस 1 और अपान 3b। 3b को हम इधर भाषांतर कर दें तो 3b इधर भाग के रूप में, इधर आकर गुणे के रूप में, तो 9 गुणे 3b और इक्वल माइनस 15 का उधर जाकर इधर भाग है, इधर जाकर गुणा, तो 2b माइनस 1 और इंटू क्या होगा माइनस 15, गुणा कर लें तो 9 का गुणा 3b में 9 त्रिक 27b इक्वल यहाँ पर कर लें 15 दूना 30b माइनस 30b, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस 30b और फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस और 15 एकम 15। b वाले पक्ष को एक साथ कर लें तो b वाला आएगा 27b और माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 30b और इक्वल माइनस 15, ठीक। जोड़ दें आप तो 30 और 20 50 7 57b और इक्वल माइनस 15, तो क्या हो जाएगा इस b 57 को उधर भेज दें तो b इक्वल माइनस 15 और बटे 57। देखें अगर ये कट जा रहा है तो हम काट दें तो b इक्वल 3 पचे 15 और 3 से काटेंगे तो 19, तो माइनस 5/19 अर्थात 5/19। तो ये हमारा क्या हो गया b का मान। तो हमसे क्या पूछ रहा था, अतः a इक्वल हमने क्या ज्ञात किया था 8 और b इक्वल हमारे पास क्या हो गया माइनस 5/19। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो a और b के किस मान के लिए कह रहा था, तो a और b का वह कौन सा मान आया 8 और माइनस 5/19, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हाँ ध्यान रखिए हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में दिया गया 3x माइनस 2√x। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत करती है रूट वाला,
ठीक। तो रूट दिक्कत कर रहा है, लेकिन हम इस सवाल को ऐसे समझेंगे कि रूट आज के बाद दिक्कत नहीं करेगा प्रश्न में। और +2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। तो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए बिल्कुल अच्छे से। तो समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, 3x² - 2√6x और +2 = 0। तो देखिए हम क्या सीखते थे कि द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। तो गुणा करने पर मध्य पद को इस प्रकार बांटे कि गुणा करने पर बाह्य पद के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो देखिए अब यहां पर क्या होता है, हम मध्य पद को ही बांटेंगे, ठीक। तो मध्य पद क्या हमारा -2√x, अर्थात ये क्या होता, अगर पहला पद x² का गुणांक धनात्मक हो, प्लस में हो, तो हम क्या करते हैं, मध्य पद के बाद वाले चिन्ह को देखते हैं कि हमें जोड़कर लाना है या घटाकर। तो बाद वाला चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसलिए हमें क्या करके लाना है, जोड़कर क्या आ जाए, 2√6 आ जाए। जोड़ने पर कितना आ जाए, 2√6, और गुणा करने पर बाह्य पद के गुणनफल के बराबर 3 दूना 6। तो गुणा करने पर कह रहा है कितना आ जाए हमारा 6। हम कैसे लगाते थे, द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड कैसे करते हैं, तो यही होता है शर्त कि अगर x² का गुणांक क्या है, धनात्मक है, तो हम मध्य पद के बाद के चिन्ह को देखते हैं और वही करके हम मध्य पद को लाते हैं, अर्थात तोड़कर वही करते हैं, ठीक। जैसे बाद का चिन्ह प्लस है तो हम क्या करें, जोड़कर प्लस करके हमें क्या लाना है, मध्य पद को, ठीक। और अगर ये बाद का चिन्ह माइनस होता तो हमें क्या करके लाना होता, घटा कर लाना होता। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसीलिए हमें जोड़ कर लाना होगा। अगर इसी चिन्ह को हम माइनस यहाँ पर कर देते तो यहाँ पर चाहे जो चिन्ह हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पहला पद हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके लाना, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस करके, और गुणा करने पर बाह्य पद के गुणनफल के बराबर हो। तो अब हम यहाँ से √6 को भी समाप्त करेंगे, ठीक, और सवाल को और भी आसान करते हैं। देखिए अब यहाँ पर √6 है, तो रूट के अंदर संख्या कौन सी है, 6। रूट के अंदर संख्या कौन सी है, 6। तो इस 6 से हम क्या करें, इस जो गुणा करके लाना है इसमें भाग दे दे। तो अगर हम भाग देते हैं 6 से 6 में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। तो अर्थात हमें गुणा करके 6 नहीं लाना, गुणा करके हमें 6 नहीं लाना, बल्कि क्या लाना होगा, 1, और जोड़कर 2√6 नहीं लाना है, जोड़कर सिर्फ 2 लाना होगा, ठीक। ध्यान दे एक बार, गुणा करने पर क्या कहा था कि 6 आए, लेकिन हमने क्या किया, रूट वाली संख्या से, जो रूट के अंदर संख्या, उससे हमने बाह्य पद के गुणनफल में भाग दे दिया, तो क्या प्राप्त हो गया, 1। तो गुणा करके हमें 1 लाना है और जोड़कर 2 लाना, बस ये संख्या हमें ढूंढ लेनी है, ठीक। तो देखिए अब गुणा करके क्या आएगा, कौन सी संख्या होगी कि जोड़कर 2 हो जाए, तो 1 + 1, इसे जोड़ने पर क्या होता है, 2 हो जाता है, ठीक। और इनका अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, 1 के ही बराबर आएगा, क्योंकि 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हमें संख्याएं मिल गई कि मध्य पद को हम किस में बांट दें, 1 + 1 में। अब हमने भाग किससे दिया था, रूट से, तो √6 इनके साथ लिख ले। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 1√6 + 1√6, 1 हम लिखते नहीं तो क्या हो जाएगा, ये 3x² - 2√6 को हमने बांट दिया, √6 + √6, तो ये हो जाएगा √6x और फिर प्लस √6x, तो माइनस का माइनस था तो इसीलिए -√6x, ठीक। जोड़ कर आना था तो जुड़ेगा क्या, और चिन्ह क्या आना चाहिए था, -2, तो इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस में, दोनों पर चिन्ह कैसे हो, माइनस में हो, ठीक। तो -√6x -√6x और +2 = 0। अब देखिए यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, पहले पक्ष से x को कॉमन कर लें, या हम पहले ब्रैकेट में कर लें दोनों बच्चों को। तो 3x² - √6x एक ब्रैकेट में, और यहां से माइनस चिन्ह को कॉमन करके √6x, और यहां से माइनस कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा, -2 = 0, ठीक। इम्प्लाइड दैट यहां से हम क्या कॉमन कर लें, 3 को कॉमन कर लें, तो 3 और x, 3x कॉमन हो सकता है, तो x - √6 बचेगा। ओ सॉरी, यहां पर हमने क्या कॉमन कर लिया है, 3,
x, तो 3x कॉमन होने पर यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास x, और फिर √6 में हमारे पास क्या है √6, और √6 में हम किससे भाग दे रहे हैं 3 से, √6 में हम किससे भाग दे रहे हैं 3 से। तो √6 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इस संख्या को भी हम रूट में बना लें तो √6/3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3, √3 गुणे √3, तो √3 से जब √6 में भाग दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा √2, क्योंकि 3 दूना 6 होता है ना, 3 दूना 6, तो क्या आ जाएगा √2, तो अर्थात 3 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बचेगा √2/√3, ठीक, माइनस, अब यहां से क्या कॉमन करें तो इसका पहला पद x है, तो यहां पर हमें √6 को कॉमन करना होगा, और √6 को कॉमन करेंगे तो x माइनस, अब की बार हमें 2 में भाग करना है, तो 2 में भाग किस प्रकार से होगा देखिए, तो 2 में हम कैसे भाग दें, तो सेम उसी प्रकार से एक बार और समझ ले, 2 में हम भाग दे रहे हैं किस संख्या से √6 से, तो 2 में √6 से भाग देना है, तो देखिए पूरा समझ लीजिए इसको, कैसे हमने पिछली में काट दिया था 2 और भागे √6 है, तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं तो √2 गुणे √2, ठीक। अब इसको अगर हम अलग करें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा √2 गुणे √2, ठीक, और अपान √2 गुणे √3, और हमने √2 से भाग देना था तो √6 से भाग हो रहा है, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर भी √2/√3 और इक्वल 0। तो एक पक्ष में हमारे क्या हो गया, हम देख रहे हैं कॉमन लेने के पश्चात ब्रैकेट्स के अंदर हमारे दोनों पक्ष समान है, यहाँ पर क्या √2, ठीक, तो इसको हम एक बार लिखते हैं x माइनस √2/√3 और इंटू 3x माइनस √6 और इक्वल 0, ठीक, दोनों को एक साथ करके लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, जब x माइनस √2/√3 इक्वल 0, क्यों, क्योंकि इसको हम अगर उस दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या होगा ये गुणा उधर जाकर भाग, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है 0, तो इसीलिए क्या होगा x माइनस √3 इक्वल 0, तो तब x इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, तब x इक्वल ये इधर माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, अर्थात √2 और अपान √3, ठीक, ये हमारा x का मान हो गया, इधर एक शून्य हो गया, ठीक, एक मूल हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा जब 3x माइनस √6 इक्वल 0, क्यों, क्योंकि दोनों पक्ष गुणे के रूप में है तो हम इसे भी भेज सकते हैं, और ये गुणा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, तो हम इसे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल √6 और x इक्वल √6/√6/3, और 3 से भाग देना तो अभी हम सीखे थे, देखिए एक बार फिर से देख लें, √6 में किससे भाग देना 3 से, तो क्या हो जाएगा √6 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √3, 3 दूना 6, √6 आ जाएगा, और अपान 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास √2/√3, तो हम काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास √2/√3, तो x बराबर हमारे पास हो गया √2/3, एक ही बार लगा सकते हैं, तो अतः समीकरण के दोनों मूल क्या हो जाएंगे, ठीक, यहां पर नोट कर लें कौन कौन से मूल प्राप्त हुए हमें समीकरण के, तो अतः समीकरण के मूल क्या क्या है √2/√3 तथा √2/3 तथा √2/3, अर्थात इस समीकरण के दोनों मूल क्या हमारे समान है, ठीक, √2/√3, ये हमारे मूल हो जाएंगे, ठीक, तो समीकरण के दोनों मूल क्या हो गए हमें
√2/√3, अर्थात समीकरण के दोनों मूल क्या है, एक दूसरे के समान ही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी बिजली के खंबे के शिखर को देखता है। एक व्यक्ति चलिए एक व्यक्ति क्या है क्वेश्चन, पहले का कौन सा क्वेश्चन है, 5वां। ठीक, क्वेश्चन ध्यान दे, एक व्यक्ति किसी बिजली के खंबे के शिखर से देखता है, बिजली के खंबे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है, 60 अंश है। यदि खंबे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर, बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करें इसे और थोड़ी सी शीघ्रता से। तो चलिए देखते हैं हमें क्या दिया है प्रश्न। एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु, अब किसी खंभे के शिखर से देख रहा है, मान लीजिए ये बिजली का खंभा है। ठीक, ये बिजली का एक खंभा है। तो किसी बिजली के खंभे, देखिए चित्र को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत चित्र की होती है। अगर चित्र आप बना ले जा रहे हैं तो सवाल आसानी से लगने लगेंगे। तो क्या कर रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी चित्र बन सकता है। तो किसी बिजली के खंभे के शिखर से, अब एक बिजली का खंभा हो गया, बिजली के खंभे के शिखर मतलब चोटी से शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अनुमान कोण 60 अंश। धरातल के एक बिंदु को देख रहा है, तो ये हमारा धरातल मान लीजिए, यहाँ पर कोई एक बिंदु है और इस बिंदु को देखने पर कोण कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का। ठीक, अर्थात व्यक्ति ऐसे शिखर पर खड़ा है तो व्यक्ति ऐसे देख रहा है। ठीक, तो ये कोण, अवनमन कोण क्या होता है, ये कोण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये कोण कितने अंश का, 60 अंश का है। तो क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो वो क्या देखेगा, धरातल के समांतर देखेगा पहले, और ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये कोण अगर 60 अंश है तो ये कोण भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का, एकांतर कोण से। ठीक,
तो मान लीजिए ए बी खंबा है, ए बी क्या है हमारा खंबा, और बिंदु सी पर वो देख रहा है। ठीक, तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से यहाँ पर 60 अंश का, क्योंकि वो सीधा देख रहा है। तो एकांतर कोण की वजह से बिंदु सी पर भी कितने अंश का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो माना अब इसे हम खंबा माने हैं और खंबे की ऊंचाई में ज्ञात कर रहा है। तो मान लीजिए खंबे की ऊंचाई क्या है, h है, और हमें दूसरी चीज क्या दिया गया, तो 60 अंश हो गया अवनमन कोण। ये खंबे के पाद से, खंबे के पाद मतलब आधार से बिंदु की दूरी 25 मीटर है। इस बिंदु की दूरी कितनी है, 25 मीटर की ये बिंदु दूरी पर है। ठीक, ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 25 मीटर की दूरी पर है। तो अब ध्यान दीजिए लिखना कैसे है, एक एक चीज को स्पष्ट कर दे हमने चित्र में क्या बनाया। तो माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई हम किसको कह रहे हैं, खंबा ए बी। तो ए बी की ऊंचाई जो है वो कितनी मान लिया हम, h मीटर, h मीटर। वेरी गुड। आगे देखिए हमने खंबे की ऊंचाई को क्या मान लिया, ए बी, और ए बी इक्वल हमारा क्या है, h मीटर। ठीक, अब दूसरी चीज और क्या क्या दिया गया है, तो दूसरा हमें क्या दिया गया है, खंबे के पास से बिंदु की दूरी, क्योंकि खंबे के पाद से बिंदु सी की दूरी, बिंदु सी की दूरी, इस दूरी को हम क्या कह रहे हैं, BC। कौन सी दूरी है ये, BC। तो BC इक्वल हमें क्या दिया है, 25 मीटर, अर्थात खंबे के पाद से दूरी चित्र में कौन है, तो BC। तो BC हम लिख देंगे, और BC इक्वल हमारा क्या है, 25 मीटर। और तथा दूसरा चीज हमें क्या दिया गया है, हाँ, शिखर से, खंबे के शिखर से बिंदु का अवनमन कोण, या सीधा हम ले ले तथा अवनमन कोण। तो अवनमन कोण इक्वल हमें कितना दिया है, 60 अंश। ठीक, अवनमन कोण इक्वल हमें कितना दिया है, 60 अंश। क्योंकि हम देख रहे हैं त्रिभुज बन ही रहा, त्रिभुज ABC। तो चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि हमारा क्या है, खंबे की ऊंचाई जो कि क्या होगी, खंबे धरातल से क्या होते हैं, 90 डिग्री पर लगे होते हैं, तो खंबे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज किस प्रकार से आगे क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, यक्ष हमें ज्ञात करना है, और यक्ष क्या है, इसका लंब है, और ये रेखा क्या है, आधार है। तो लंब और आधार का किस त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध होता है, वही हम लगा दें। तो लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ होता है, tan और cot। तो एक लिख लें, क्योंकि tan थीटा इक्वल हम जानते हैं क्या होता है, लंब अपान आधार, tan थीटा इक्वल लंब अपान आधार। तो इसलिए tan कितना हमें लेना है, 60, थीटा का मान क्या दिया है, 60। तो tan 60 डिग्री इक्वल लंब, तो लंब कौन सी रेखा, अगर थीटा हमारा यहाँ पर है तो ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी, आधार। तो ये रेखा हमारी दूसरी क्या कहलाएगी, लंब। तो AB और अपान आधार कौन सा है, BC, मान रख दें, इम्प्लाइड दैट tan 60 अंश। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 इक्वल, दूसरा मान हमें क्या बताना है, AB अपान AC। तो AB का मान हमने क्या लिया है, H, तो H, और अपान BC का मान क्या है, 25, तो H अपान 25। अब हम पक्षांतर कर दें, तो 25 को इधर भेजेंगे तो बचेगा क्या, H। तो H इक्वल क्या हो जाएगा, 25√3, 25√3, और ये किस में थे, मीटर में। तो H बराबर क्या हो गया हमारा, 25√3 मीटर। ठीक, तो अतः H क्या है, खंबे की ऊंचाई। तो अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, खंबे की ऊंचाई 25√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए मिटाते हैं इसे।
जहां पर भी दिक्कत लग रहा होगा एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन, पहले प्रश्न का 6वां क्वेश्चन, पहले प्रश्न का 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चित्र में डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी तथा डीएफ समांतर एई, चित्र में भी देखेंगे एई है। ठीक, अब देखिए इसमें चित्र हमें दिया गया है, चित्र में क्या है दिया गया है, तो इसीलिए सीधा लिख दिया है चित्र में डीई समांतर एसी तथा डीएफ समांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ई एफ अपान वी एफ, ई एफ अपान वी एफ और इक्वल ई सी अपान वीई, वी एफ वीई, हमें ये चीज सिद्ध करनी है। ठीक, चित्र को एक बार अच्छे से बना लें। एक त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, यहां पर एक बिंदु एफ और यहां पर एक बिंदु ई, ठीक, और यहां पर एक बिंदु है डी, डी को एफ से मिलाया गया, डी को ई से मिलाया गया और ए को ई से मिलाया गया। ठीक, इस प्रकार से एक चित्र दिया गया, देख ही रहे हैं, स्पष्ट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया, सिद्ध कीजिए कि ई एफ अपान बी एफ और इक्वल, क्या कह दिया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ई एफ अपान वी एफ, ठीक, और इक्वल ई सी अपान बीई, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक, यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, दिया क्या है ये भी चीज स्पष्ट कर लें। तो बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर हर एक चीज दिया ही गया। डीई समांतर है किसके, एसी के, और तथा दूसरा क्या है डीएफ समांतर एई के। ठीक, चलिए अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति, इन सब चीजों से हम क्या परिणाम दे सकते हैं इसमें। ठीक, तो अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना, सबसे पहले इस पर हम ध्यान देंगे। तो हमें सिद्ध करना है ई एफ अपान बी एफ, ई एफ ये और बी एफ ये। तो हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं और जिनका अनुपात निकाला गया है कि दो भुजाओं का अनुपात दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर है, तो इस प्रकार से निकाला गया। तो अब भुजाओं का अनुपात हम, अर्थात ये किसमें लागू होता है, त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में से हम उन भुजाओं को लें जिसमें ये भुजाएं उपस्थित हो, उन त्रिभुजों को लें, ठीक, जिसमें ये भुजा उपस्थित हो जाए, आ जाए। तो हम देखिए सबसे पहले जो दिया गया उसी से हम चल सकते हैं कि समांतर भुजा में दी गई है। तो डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी, तो डीई यह है डीई और एसी समांतर यह है एसी।
ठीक, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। तो इसी हम भुजा को ले लें, DE और AC। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कहा है DE समांतर AC, अभी उन्हीं को लेकर चले और सबको हटा दें। तो ये DF हटा लें, और ये क्या हमें लेना है, AC। तो AC ये है, तो ये भी हटा दें। चित्र को एक बार ध्यान से देखें। हाँ, ये तो हमारा कौन सा त्रिभुज बन जा रहा है, त्रिभुज ABC में ये भुजा समांतर है। ठीक, तो हम सीधा कहेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमने क्या पाया, ABC में तो हमें देख रहे हैं कि DE समांतर किसके है, AC के। DE समांतर किसके है, AC के। उसी चित्र में हम देख रहे हैं ये चीज हमारा क्या है, दिया है, DE समांतर AC हमें दिया है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जब DE समांतर AC है तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस रेखा के समांतर रेखा खींची जा रही है, तो इस भुजा को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो अर्थात अनुपात क्या आ रहा है, AD/BD। किस अनुपात में, किसमें विभाजित कर रही है, किस भाग में, तो एक भाग AD और दूसरा भाग क्या है, BD। तो इसलिए AD/BD और इक्वल क्या होगा, दूसरा भाग यहाँ पर क्या हो रहा है, तो CE, या हम CE ना क्या लिखा गया है यहाँ पर, EC हमें लाना। तो CE को हम EC भी लिख सकते हैं, EC। तो EC और अपान यहाँ से ये भाग हटाइए, BE, EC/BE। ठीक, EC/BE। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। और ये हमने क्यों लिखा, किससे लिखा है, तो हम क्या कहेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। इसी प्रकार क्यों लिखा गया, त्रिभुज। देखिए पूरा चित्र इसको हम कंप्लीट कर लें जैसा दिया गया था। यहाँ पर एक बिंदु हमारा क्या था, F। ठीक, D को F से मिला दें। सिर्फ समझाने के लिए हमने बताया था कि किस चित्र को हम देख रहे हैं। ठीक, अब पूरा चित्र को कर लेंगे तो हमारा फिर एक त्रिभुज किससे बनेगा, दूसरी जो शर्त दी गई है कि DF समांतर AE है। तो अब DF और AE चाहिए, तो DF हमें चाहिए, DE की हमें आवश्यकता नहीं है। और क्या चाहिए था, AE ये रेखा हमें चाहिए। ठीक, तो इस रेखा की कोई इधर की आवश्यकता हमें नहीं है। तो देखिए अब इतने ही चित्र में एक बार देख लें, चित्र में कितना लेना था, आपकी बार इतना ही। ठीक, तो अब की बार हम त्रिभुज कौन सा देख रहे हैं, ABE। तो हम ये लिख लें, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। ध्यान दीजिए चित्र को एक बार पहले से कॉपी पर बना लीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि पूरे चित्र में से कितने चित्र को लिया जा रहा है। स्पष्ट करने के लिए हम चित्र को आधा मिटा दे रहे हैं। तो त्रिभुज ABE में, ठीक, क्योंकि पूरी रेखा होती तो समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत होती, तो इसीलिए रेखा को थोड़ा सा मिटा दिया जा रहा है। तो अब देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, कि DF क्या दिया गया है, कि DF और AE समांतर है, DF समांतर AE। तो इसलिए फिर इसी प्रकार का तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ही हम क्या कह सकते हैं कि इसके भी जो दो पार्ट हो रहे हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। तो पहला पार्ट है AD/ किसके, AD/BD। ठीक, और इक्वल AD/BD किसके इक्वल होगा, EF/VF। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 2।
शर्त जानते हैं किस कारण से हुआ, तो आधारभूत समानुपातिक परिमेय से, इसीलिए लिखा है इसी प्रकार से जैसे हमने पहले किया था। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 की, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहां पर नोट कर लें, देखें बगल में चित्र के नीचे ही जस्ट, समीकरण 1 और 2 से। तो हम क्या देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में, तो समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि समीकरण का बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो इसलिए समीकरण का दायां पक्ष भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, तो ये भी इसी हिस्से के बराबर है, अर्थात ये भी तो AD अपान BD है, तो अर्थात ये दोनों हिस्से आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो ये समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि EF अपान BF बराबर होगा किसके, EC अपान BE के, EF अपान क्या, BF बराबर होगा किसके, EC अपान BE के। ठीक, EF अपान BF इक्वल EC अपान BE, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही हमें सिद्ध भी करना, ध्यान से देख लें, यही सिद्ध करना है ना, EF अपान BF और EC अपान BE, इट प्रूव्ड। ठीक, इट प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मॉडल पेपर के खंड वा के पहले प्रश्न के 6 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, तो इस प्रकार से जहां पर भी इस वीडियो में दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।